दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल लाइव मिंट में प्रकाशित लेख इज हैम्बर्ग डिक्लेरेशन रियली अ गेन फॉर इंडिया तथा टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे लेख G20 हैम्बर्ग एक्शन प्लान प्रेजेज इंडिया फॉर प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेबर रिफॉर्म्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। G20 द्वंद्वों का सम्मेलन और भारत। पिछले सप्ताह 7-8 जुलाई को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में G20 का 12वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। चूंकि इस सम्मेलन में हर देश के पास अपना अलग एजेंडा था और वह एक दूसरे के विपरीत ध्वनित हो रहा था, इसलिए इसे द्वंद्वों का समिट कहा गया है। यदि हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो एक द्वंद्व अमेरिका तथा बाकी सदस्य देशों के बीच पेरिस जलवायु समझौते को लेकर था। दूसरा द्वंद्व रूस और अमेरिका के बीच रूस द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उसकी घरेलू राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश के कारण था। तीसरा द्वंद्व अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच ट्रंप के संरक्षणवाद को लेकर था। चौथा द्वंद्व डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच था। पांचवा द्वंद्व सम्मेलन और सम्मेलन स्थल के बाहर वैश्वीकरण के दुष्परिणाम को लेकर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों का था। इतने द्वंद्वों से G20 की मुठभेड़ शायद पहले कभी नहीं हुई। हद की बात यह है कि एक तरफ इस सम्मेलन का थीम शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड था, जबकि दूसरी तरफ यह अपनी डफली अपना राग को दर्शा रहा था। यानी यह ठीक उसी कहावत को चरितार्थ करता प्रतीत हुआ कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। इसलिए सवाल उठता है कि G20 का हैम्बर्ग सम्मेलन अपने उद्देश्यों में कितना सफल रहा। G20 की स्थापना जिन लक्ष्यों को लेकर हुई थी, यह आज उसमें कितना सहायक है। G20 2017 में भारत की मुख्य चिंताओं को कितना महत्व मिला और भारत अपने उद्देश्यों में कितना सफल हुआ। कुल मिलाकर G20 सम्मेलन का स्वरूप क्या है और वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में इसमें कितना परिवर्तन आया है, यही जानना हमारा मकसद है। G20 का मतलब ग्रुप 20 से है। यह यूरोपीय यूनियन और दुनिया के 19 ताकतवर देशों का समूह है। इसकी स्थापना 1999 में G7 देशों की अगुवाई में हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य थे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता कायम करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करना और विकासशील देशों के मुद्दे को निपटाना। हालांकि एक तबका यह भी मानता है कि G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों द्वारा अपनी बादशाहत बनाए रखने की साजिश का परिणाम है। इसके पीछे उनका तर्क यह होता है कि 1995 में आई आर्थिक मंदी ने ब्रिटेन वुड व्यवस्था LPG मॉडल सबकी पोल खोलनी शुरू की। इसलिए विश्व व्यापार संगठन के मानदंड को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली देशों को लगा कि विश्वव्यापी मंदी से पार पाने के लिए सिर्फ G7 की एकजुटता पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले अन्य देशों को जोड़ना जरूरी है। यही वजह है कि इसमें 7 विकसित देशों के अतिरिक्त अन्य 12 विकासशील देशों को भी शामिल किया गया। शुरुआती दौर में G20 संगठन के समिट में केवल देश के केंद्रीय बैंक के अध्यक्षों, वित्त मंत्रियों, विदेश मंत्रियों और श्रम मंत्रियों आदि की अलग अलग बैठक ही होती थी। लेकिन 2008 से इसमें हेड ऑफ द स्टेट का समिट भी होने लगा। यानी G20 के मौजूदा स्वरूप ने आकार लिया था 2008 में। महामंदी से चिंतित अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसकी पहल की थी और वॉशिंगटन में हुए G20 सम्मेलन की बैठक में पहली बार राज्यों के प्रधान यानी हेड ऑफ स्टेट ने शिरकत की। इस तरह 2008 से ही इसे पहला G20 समिट गिना जाता है और उस हिसाब से 2017 में जर्मनी के हैम्बर्ग में होने वाला यह सम्मेलन 12वां है। इसकी विशेषता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि G20 संगठन विश्व की लगभग 85% GDP, 80% व्यापार और 2/3 आबादी को कवर करता है। अमेरिका, कनाडा, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत समेत 20 देश हर साल समिट में मिलते हैं और दुनिया के आर्थिक हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। G20 सम्मेलन के कई उद्देश्य विकसित किए गए हैं, जैसे प्रासंगिक व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार करना, वैश्विक वित्तीय संकट को टालने या रोकने के लिए आपस में जुड़े वैश्विक नियमन व वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाना, वर्तमान आर्थिक समस्याओं के समाधान से आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देना तथा G20 देशों के राजकोषीय नीति की पारदर्शिता के जरिए
वैश्विक कर नेटवर्क, धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना। G20 सम्मेलन के बैठक और स्वरूप को यदि देखें तो G20 की बैठकें वार्षिक आधार पर होती हैं। इसमें 19 देशों के राष्ट्र प्रमुख तथा यूरोपीय संघ की तरफ से यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष शामिल होते हैं। यूं तो इसकी बैठक साल में एक बार ही होती है, लेकिन वर्ष 2009 और 2010 में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी, तब सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने वर्ष में 2 बार मुलाकात की थी। हालांकि इन देशों की मुलाकात अनौपचारिक होती है, लेकिन G20 के सदस्य देशों द्वारा लिए गए फैसलों में वजन होता है। दरअसल G20 का कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं होता। हर साल एक नया सदस्य संगठन का अध्यक्ष बनाया जाता है और वही सम्मेलन का आयोजन करता है। पिछले साल G20 का शिखर सम्मेलन चीन में किया गया था। उल्लेखनीय है कि अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे सदस्य के पास खुद का एजेंडा तय करने और चर्चाओं का नेतृत्व करने का एक अवसर होता है। साल 2018 में अर्जेंटीना तथा साल 2019 में 14वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होने की संभावना है। G20 की काफी आलोचनाएं भी होती हैं। आलोचकों का आरोप है कि यह स्वघोषित मंच संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी विश्व संस्थाओं की भूमिका को कम करता है। दूसरा तबका इसकी आलोचना इसके अपारदर्शी चरित्र के कारण करता है। उनका आरोप होता है कि इसकी बैठकें बंद दरवाजों के बीच होती हैं और इसके क्लोज डोर मीटिंग्स तथा इसके प्रस्तावों के बीच बहुत फर्क होता है। हालांकि आजकल जो इस समिट का विरोध किया जा रहा है वह पर्यावरण, गरीबी, भेदभाव के मुद्दे को लेकर किया जा रहा है। अब यदि G20 हैम्बर्ग सम्मेलन के एजेंडे की बात करें तो इसमें सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, अफ्रीका में पार्टनरशिप, रोजगार वृद्धि, डिजिटलाइजेशन, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन भी मुख्य मुद्दा रहा है। यानी G20 सम्मेलन के उद्देश्यों और इसके चर्चा के एजेंडे को परखें तो यही दिखाई देता है कि मुक्त व्यापार और वैश्विक आर्थिक वृद्धि की चिंता G20 पर हमेशा छाई रही है। पर अब आतंकवाद तथा जलवायु संकट से निपटने के उपाय आदि भी इसके एजेंडे का हिस्सा बन चुके हैं। मेजबान देश जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की कोशिशों के चलते प्रवासियों तथा शरणार्थियों की मदद और संयुक्त राष्ट्र के सुझाए टिकाऊ विकास लक्ष्यों को भी मुख्य एजेंडे में शामिल किया गया है। जहां तक भारत का सवाल है तो भारतीय प्रधानमंत्री ने इसमें आतंकवाद का मुद्दा बेहद प्रमुखता से उठाया और इसके समाधान के लिए 10 उपाय भी सुझाए। इसके अलावा भारतीय शेरपा अरविंद पनगड़िया ने इसमें विभिन्न मुद्दों पर भारत का मजबूत पक्ष रखा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि शेरपा G20 सदस्य देशों के प्रमुख नेता के व्यक्तिगत प्रतिनिधि होते हैं। शेरपा पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योजना, बातचीत आदि में मदद करते हैं। साथ ही वे अंतिम घोषणा या बयान हेतु नेताओं के लिए सहायक दस्तावेज तैयार करते हैं। यानी अरविंद पनगड़िया हैम्बर्ग G20 सम्मेलन में शेरपा की भूमिका में थे। इस तरह G20 सम्मेलन में मुद्दे कई थे, इसलिए यह देखना समीचीन है कि इन एजेंडों में कौन सी चिंता सार्थक बहस की परिधि को छू पाया और किन मुद्दों पर बस जुबानी खर्च होकर रह गया। देखा जाए तो आतंकवाद पर मोदी जी के बयान को सबने संजीदगी से सुना और उस पर सहमति भी बनी। चूंकि आर्थिक विकास के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक होना जरूरी है और इकोनॉमी की तंदुरुस्ती के लिए शांति और स्थिरता आवश्यक है, जबकि सच्चाई यह है कि आतंकवाद से आज दुनिया का हर देश कमोबेश हलकान है। इसलिए इस मुद्दे पर हर राष्ट्र सहमत थे। यहाँ तक कि चीन भी पाकिस्तान का मित्र राष्ट्र होने के बावजूद भारत के मत का विरोध नहीं कर सका। इसके अलावा ओपन मार्केट, फ्री ट्रेड, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी लगभग सभी सदस्य सहमत थे, सिवाय अमेरिका के। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा भी देते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के बिना G20 अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो पाएगा। हालांकि यह भविष्य बताएगा, लेकिन यह बात जरूर कही जा सकती है कि अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी सदस्य जलवायु परिवर्तन और फ्री ट्रेड को निभाने के पक्षधर हैं। इसलिए यह सम्मेलन अमेरिकी अनुपस्थिति में पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने के घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ है। यह बात सच है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह ग्लोबल लीडर भी है। इसलिए उसके पेरिस समझौते से हटने और अमेरिका फर्स्ट के नारे से उसकी ही बनाई वैश्विक व्यवस्था खतरे में है।
लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि अमेरिका के बगैर भी अन्य देश आपसी सामंजस्य से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने और पेरिस समझौते को अमल में लाने में सक्षम हैं। अगर हम G20 सम्मेलन की कमियों पर बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G20 की बैठक में बड़ी छूट मिल गई है। ट्रंप ने G20 की एकता को बचाए रखने का भरोसा दिया है और इसके बाद सम्मेलन के नेताओं से उन्हें पेरिस जलवायु समझौते से बाहर जाने के लिए रास्ता निकालने की छूट मिल गई है। अमेरिका ने जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने वाले देशों को इसे हासिल करने और स्वच्छता व दक्षता से इस्तेमाल करने में मदद करने की इच्छा जताई है। G20 ने अमेरिका की इस इच्छा को भी घोषणा पत्र में जगह दे दी है। अमेरिका के लिए इस प्रकार का बाईपास प्रदान करना संभव है दूसरे देश को भी बागी होने को प्रोत्साहित कर सकता है। यह एक कमी है। दूसरी कमी है यहाँ संरक्षणवाद को रोकने की शपथ तो खाई गई, लेकिन उन देशों के अधिकारों की भी बात हुई जो अपने बाजारों को वैध कारोबारी सुरक्षा उपायों से बचाव करना चाहते हैं। G20 ने माना है कि दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद सहयोग ही जारी रह सकता है। घोषणा पत्र में इसी बात ने अमेरिका के लिए अपनी अमेरिका फर्स्ट जैसी नीति को जारी रखने का रास्ता बनाया है। इसलिए भले यह कहा जाए कि ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका अलग थलग पड़ गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका का दबदबा अब भी कायम है। दूसरी बात यह है कि इस मामले में G20 का रुख ज्यादा व्यावहारिक है, क्योंकि ओपन ट्रेड का मतलब अपने कारोबारी हितों को तिलांजलि देना नहीं हो सकता। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का अलग होना यही दर्शाता है। फिर भी G20 की निगहबानी में संरक्षणवाद का स्वीकार चलता रहेगा, यही उम्मीद है। इस तरह कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो G20 सम्मेलन ने अपने उद्देश्यों के दायरे को बहुत ज्यादा विस्तृत किया है, लेकिन हर मुद्दे पर वैश्विक सहमति बनाने में सफल नहीं हो पाया है। पेरिस समझौता, संरक्षणवाद का अस्वीकार, आतंकवाद आदि पर संजीदगी से चर्चा और सहमति तो G20 का सुपरिचित स्वर है, लेकिन इस पर गंभीरता पूर्वक अमल हो तब कुछ बात बनेगी। यह दुनिया एक प्रोएक्टिव G20 संगठन चाहती है, न कि सिर्फ जुबानी खर्च और आपसी द्वंद्वों में पड़े देशों का समूह। यह बात सच है कि समाधान का मार्ग भी चर्चा से ही निकलता है, लेकिन सिर्फ बहस करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेना क्या दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों को शोभा देगा? इसलिए महिलाओं की हिस्सेदारी बेहतर बनाने, अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप बढ़ाने, आई लर्निंग की पहल जैसे अच्छे विचार ही सिर्फ काफी नहीं हैं, बल्कि आतंकवाद का खात्मा, पर्यावरण सुरक्षा और कारोबारी सुगमता बढ़ाना भी जरूरी है। तमाम मुद्दों पर सहमतियों के बावजूद हैम्बर्ग में G20 को भूमंडलीकरण का नया चेहरा देने में सफलता नहीं मिली। यह भी एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। उम्मीद है आगामी भविष्य में G20 द्वंद्वों से ऊपर उठते हुए वास्तविक सुधार को अग्रसर होगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, वर्तमान दौर में G20 सम्मेलन अपने मूल उद्देश्य से पलायन करता प्रतीत होता है। टिप्पणी कीजिए। हैम्बर्ग में हुए G20 सम्मेलन में भारत की भूमिका की समीक्षा करते हुए इस सम्मेलन के निहितार्थ का मूल्यांकन कीजिए। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि IAS के YouTube चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल WhatsApp नंबर पर पाना चाहते हैं तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना WhatsApp नंबर भेज दें। दृष्टि IAS की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके WhatsApp नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे। दृष्टि IAS YouTube चैनल का WhatsApp नंबर है 9205885191। आपको करना बस इतना है कि दृष्टि IAS टाइप कर हमें WhatsApp कर दें।